हाय गाइस, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के प्रथम और द्वितीय चैप्टर से 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने थीमेटिक क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपको बताया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लेंगे, क्योंकि उसके बाद जो 26 क्वेश्चन बचे थे उन सारे क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में कैरी कर लिया। इस वीडियो में मैंने पिरो दिया है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। आई एम सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1 और 2 से 26 क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस आपको दिया है इस चैप्टर से। यदि आप इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो ये दोनों चैप्टर पूर्णतः तैयार हो जाएगा और आपको किसी और सोर्स से ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जो बाकी प्रश्न है आज हम लोग देख लेते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? विकल्प है -5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर, 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापा जाता है। यहाँ एफ का मान क्या दिया है? 20 cm दिया गया है, ठीक है। तो पी पूछ रहा है, पी बराबर क्या होता है? 100/f, और क्षमता हमेशा डायोप्टर में होता है, ठीक है। तो एफ का मान 20 रखेंगे, इसलिए आपका पी का मान कितना आ गया? 100/20 डायोप्टर, एंड अर्थात 5 डायोप्टर, यानी आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर, एक उत्तल लेंस को एक अवतल लेंस के साथ मिलाकर रखा जाता है और इस संयुक्त लेंस की क्षमता ऋणात्मक हो तो बताइए कि संयुक्त लेंस किस लेंस की तरह कार्य करेगा? तो यहाँ याद रहे कि यदि परिणामी लेंस नेगेटिव क्षमता वाला हो तो अवतल हो जाता है, और परिणामी लेंस यदि पॉजिटिव क्षमता वाला हो तो उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ विकल्प दिया है अवतल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल लेंस की तरह या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ नेगेटिव दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन में कहता है क्षमता क्या है? नेगेटिव, और तो नेगेटिव होगा तो क्या होगा? अवतल लेंस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस को एक अवतल लेंस के साथ मिलाकर रखा जाता है और इस संयुक्त लेंस की क्षमता धनात्मक हो तो बताइए कि संयुक्त लेंस किस लेंस की तरह कार्य करेगा? तो अभी हमने आपको बता दिया था कि धनात्मक हो तो उत्तल और ऋणात्मक हो तो अवतल। तो विकल्प दिया अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उत्तल, क्योंकि ये धनात्मक कहता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र क्या है? तो यहाँ आप याद कर लीजिए डायरेक्ट 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v + 1/u। ये दर्पण सूत्र कहेगा तो प्लस हो जाएगा, और वहीं लेंस सूत्र कहेगा तो यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 1/v + 1/u = 1/f, एन डी नंबर विकल्प आपका हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से अवतल दर्पण का उपयोग है। अवतल दर्पण का क्या उपयोग है ये आपको बताना है। विकल्प है चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, सौर भट्टियों में इसका उपयोग सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अगला है मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, इसका कहते हैं उपयुक्त में से सभी। तो अवतल दर्पण से आप याद रखें कि इससे क्या किया जाता है? चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जितने हजाम लोग हैं अवतल दर्पण के द्वारा ही दाढ़ी बनाया करते हैं, ठीक है। इसका सौर भट्टी में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी किया जाता है, और डॉक्टर भी क्या करते हैं? मरीजों के दांत, नाक, कान को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, ठीक है। ध्यान से देखते जाएं इसको। अगला दिया है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति, जब वस्तु C पर स्थित हो वो प्रतिबिंब की स्थिति C पर हो तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? विकल्प है अत्यधिक विवर्धित, विवर्धित का मतलब आवर्धित है। दूसरा विकल्प छोटा, तीसरा अधिक छोटा बिंदु साइज, और चौथा है समान साइज का। तो याद रखें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है
तो वैसे स्थिति में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। अतः आंसर क्या हो जाएगा? समान साइज का। विकल्प नंबर डी हो जाएगा आंसर आपका। अगला, जब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति वस्तु C से दूर हो वह प्रतिबिंब की स्थिति F तथा C के बीच हो तो प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। तो देखिए जब वस्तु क्या यहाँ विकल्प दिया है, अत्यधिक विवर्तित, छोटा, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज या समान साइज का। तो यहाँ थोड़ा याद रख लीजिए, अगर यह दर्पण हो गया, इस तरह का प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया? P ध्रुव हो गया, F हो गया, ये C हो गया, ठीक है। तो C पर जो वस्तु होता है तो समान साइज का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जैसे C से बाहर वस्तु को हम रखते हैं, इधर वस्तु को रखते हैं, तो C से बाहर रखते ही वस्तु का प्रतिबिंब C के बाहर हो तो इसके बीच प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन ही कहता है कि C से बाहर हो और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो इन याद कर लीजिए, C से बाहर जितने वस्तु रखे जाते हैं उनके प्रतिबिंब C से पहले बनेंगे और वे छोटे आकार के होंगे, वे छोटे आकार के होंगे। फिर से याद कीजिए, C से बाहर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब C से पहले बनेगा और वह छोटा आकार का होगा। अतः विकल्प नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला, जब अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो वह प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर हो तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? विकल्प है अत्यधिक विवर्तित, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का या समान साइज का। तो हमने वही बताया कि C से बाहर, जब C से बाहर अनंत पर चला जाएगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और जब जो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है वह अत्यधिक छोटा हो जाता है, बिंदु साइज का हो जाता है। तो विकल्प नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति जब वस्तु P तथा F के बीच स्थित हो वह प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे हो तो प्रतिबिंब का आकार होगा। विकल्प अत्यधिक विवर्धित, अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज का या समान साइज का। तो फिर से याद कर लीजिए, अवतल दर्पण दिया गया है, यदि यह ध्रुव हो गया, F हो गया और C है। यदि वस्तु F और P के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो कि काल्पनिक होता है, सीधा होता है और आवर्धित, विवर्धित का मतलब आवर्धित होता है। अतः विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति जब वस्तु P तथा F के बीच स्थित हो वह प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे हो तो दर्पण की प्रकृति क्या होगी? वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? विकल्प है वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। तो पीछे जब प्रतिबिंब बनेगा तो याद कर लें कि वह काल्पनिक, सीधा और बड़ा होगा, यानी काल्पनिक तथा सीधा, यानी आभासी सीधा। विकल्प नंबर बी होगा आपका आंसर। वही अगर दर्पण के आगे कहे तो वास्तविक और उल्टा, अब पीछे कहे तो काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की स्थिति जब वस्तु C से दूर हो वह प्रतिबिंब की स्थिति F और C के बीच हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? तो हमेशा याद रहे, यदि प्रतिबिंब P से पहले दर्पण के आगे बनता है तो निश्चित रूप से वास्तविक होगा, और वास्तविक है तो उल्टा होगा ही होगा। तो विकल्प वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। यानी मैंने आपको क्या बताया कि ध्रुव अगर दर्पण से आगे कहता है तो हर स्थिति में वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। अतः विकल्प है, आप पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा तो हमेशा सीधा होगा। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित हो वह प्रतिबिंब की स्थिति फोकस A पर हो तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? तो फिर फोकस करता है तो P से पहले तो वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा, यानी विकल्प नंबर ए सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसको दर्पण का नाभ्यांतर भी कहा जाता है? किसको? ध्रुव को, मुख अक्ष को, मुख फोकस को या फोकस दूरी को? नाभ्यांतर। चलिए देखिए, यहाँ ये दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये F हो गया, इसको C कहा गया। तो F जो है, F है यहाँ ध्रुव, फोकस और ये क्या है? वक्रता केंद्र। तो F को नाभि कहा जाता है, F को दर्पण का नाभि कहा जाता है, और F से P तक के दूरी को फोकस दूरी और फोकस दूरी को नाभ्यांतर भी बोलते हैं। अतः विकल्प नंबर डी आपका आंसर होगा, नाभ्यांतर या नाभ्यांतर। अगला क्वेश्चन है,
मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर मुख अक्ष के समानांतर चलने वाला किरण पुंज दर्पण से परावर्तन के उपरांत मिलता या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं? यानी ये तो क्या है, फोकस का परिभाषा है। मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर मुख अक्ष के समानांतर चलने वाला किरण पुंज दर्पण से परावर्तन के उपरांत मिलता या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दर्पण का मुख फोकस बोलते हैं। तो फोकस की परिभाषा ही है, याद कर लीजिए इससे। अगला क्वेश्चन है, मुख अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर मुख अक्ष के समानांतर चलने वाला किरण पुंज दर्पण से परावर्तन के उपरांत मिलता हुआ प्रतीत होता है, फोकस। ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी को मिलाने वाला रेखा, सी तथा पी को मिलाने वाला रेखा ध्रुव कहलाता है, मुख अक्ष कहलाता है, मुख फोकस कहलाता है, या फोकस दूरी कहलाता है। यानी सी और पी को, सी से पी को मिलाएंगे तो इस रेखा को क्या बोलेंगे? मुख अक्ष बोला जाता है। यानी विकल्प नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है। अगला, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण क्या कहता है? परावर्तक तल का मध्य बिंदु, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, ध्रुव, मुख अक्ष, मुख फोकस या फोकस दूरी। जैसे ये गोलीय दर्पण हो गया, तो इसके बीच में जो बिंदु आएगा इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ध्रुव। विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर मिलती है तब कैसा प्रतिबिंब बनता है? परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर मिलती है, निश्चित मिलती है, तो विकल्प दिया आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर परावर्तन के बाद निश्चित रूप से मिलती है तो वास्तविक बनेगा, अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी बनेगा। यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला, कल्पित प्रतिबिंब सदैव बनते हैं, सीधा, उल्टा, तिरछा, सभी। तो याद रहे, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। आपका विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव बनता है, फिर वैसे ही बोले वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। अगला, वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता है, वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? अगला क्वेश्चन दिया, वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? विकल्प है, प्रकाश की परावर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल सही। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, भी सही है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के मुख सम्मुख बनते हैं, ये भी सही है। अर्थात उपयुक्त में से सब सही है। आपका आंसर हो जाएगा डी, विकल्प नंबर डी, सब सही है। अगला, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो कहलाता है। वह गोलीय जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण दोनों, या समतल। तो यदि क्या गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, इस तरह अंदर की ओर हो ऐसे, तो इसे क्या बोलेंगे? अवतल बोलेंगे। अगर क्या उठा हुआ हो तो बोलेंगे उत्तल। आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो कहलाता है, बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल, अवतल दोनों, इनमें से, या समतल दर्पण। तो बाहर की ओर वक्रित हो यानी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, विकल्प नंबर ए। अगला, निम्न से गोलीय दर्पण का प्रकार है, गोलीय दर्पण का प्रकार क्या है? तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण दोनों, या समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? या अवतल और उत्तल दोनों को गोलीय दर्पण कहा जाता है, और तो उपयुक्त में से दोनों आपका आंसर हो जाएगा। अगला, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो गोलीय हो तो गोलीय दर्पण कहलाएगा। विकल्प नंबर ए होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, जब समतल कांच की प्लेट के किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश कर देते हैं तो उसे कहते हैं। अगर समतल सतह के एक सतह को हम क्या कर पॉलिश कर देंगे तो क्या दर्पण बन जाएगा, और वो समतल दर्पण बनेगा। सिंपल है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग का प्रश्न यहीं पे आज खत्म हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।